पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की सियासी जंग अब अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। सोनिया गांधी ने जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनदेखी की और उन्हें हल्के में लेकर एक तरफा फैसला कर दिया, उसके बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं। पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर में कोई नरमी नहीं दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि कैप्टन न सिर्फ सिद्धू के खिलाफ बल्कि उन विधायकों के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं जो पाला बदलकर सिद्धू की गोद में जा बैठे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को कार्यभार संभालने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सिद्धू के साथ खुले तौर पर दिखाई दे रहे विधायकों के खिलाफ जांच संबंधी खुली फाइलों को लेकर अब सीएम अमरिंदर सिंह एक बार फिर से कार्रवाई करने के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू के साथ शक्ति प्रदर्शन में शामिल कुछ कांग्रेसी विधायकों पर पंजाब सीआईडी की नजर है। इन पर आरोप ये है कि ये लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अवैध कामों में शामिल रहे हैं। पंजाब सीआईडी की टीम सिद्धू के घर के बाहर सादे कपड़ों में मौजूद है। वो अमृतसर में सिद्धू के घर में इकट्ठा हुए विधायकों पर नजर रखे हुए है। मोगा से कस्बा बागापुराना के विधायक दर्शन बराड़ पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब के होशियारपुर में अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर क्रेशर लगा रखा है और लगातार अवैध माइनिंग करके पंजाब सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इस मामले में बराड़ को दिसंबर 2020 में ही खनन विभाग की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था और उन पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तब से लेकर अब तक दर्शन बराड़ लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इस जुर्माने को माफ करने और नोटिस वापस करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब कैप्टन ने ऐसा नहीं किया तो दर्शन खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में आ गए और अब एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दर्शन बराड़ की यही जुर्माने वाली फाइल खोलने की तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में दर्शन बराड़ पर माइनिंग विभाग की तरफ से दबाव बनाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के विधायकों को अमृतसर आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया था। 62 कांग्रेस विधायक उनके आवास पर पहुंचे। इसके बाद मंत्रियों विधायकों के साथ सिद्धू स्वर्ण मंदिर पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है। दोनों नेताओं के बीच इस टकराव ने पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि दोनों के बीच तालमेल का अभाव रहा तो चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के बीच तालमेल जरूरी है, पर अभी तक दोनों गुट एक दूसरे से माफी मंगवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर पूरे देश में खेला करने का इरादा रखती हैं। इसके लिए उन्होंने दिन और तारीख भी मुकर्रर कर दी है। तारीख है 16 अगस्त यानी आजादी के एक दिन बाद, लेकिन इतिहास के पन्नों में 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से दर्ज है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन का ऑर्डर दिया था। अब कुछ वैसा ही ममता बनर्जी पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ करने वाली हैं। मतलब ये कि चुनावी नतीजों के बाद जैसा खेला बंगाल में हुआ वैसा ही खेला पूरे देश में ममता बनर्जी खेलेंगी। 1946 का डायरेक्ट एक्शन तो 20 अगस्त को थम गया, लेकिन ममता का ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक बीजेपी का देश से सफाया नहीं हो जाता। ममता बनर्जी ने कुछ इसी अंदाज में अपने तेवर दिखाए। ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा करते हुए कहा, अब ये नारा राष्ट्रीय स्तर पर तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक देश से बीजेपी का सफाया नहीं हो जाता। राजनीतिक विरोध के लिए नारे और रणनीति नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से जिस तरह से इस नारे का इस्तेमाल हिंसा और राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए हुआ, उससे इसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। खेला होबे को डरावना बनाने के लिए अनुव्रत मंडल ने एक रैली में भयंकर खेला होबे का नारा दिया था। एक तरह से ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सीधी धमकी थी और ये धमकी सही साबित हुई। न केवल सामान्य बीजेपी कार्यकर्ताओं बल्कि बीजेपी के उच्च पदाधिकारियों को यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों तक पर भी हमले हुए। हमलों का आरोप सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। बंगाल में जो खेला शुरू हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में डर के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की सदस्यता ले ली। हजारों की संख्या में लोगों को बंगाल छोड़ना पड़ा। इन लोगों ने अंततः अपनी जान बचाने के लिए असम जैसे पड़ोसी राज्यों में शरण ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की वह तस्वीर सबको याद होगी
जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वे न्यूज चैनल्स पर हाथ जोड़कर कहा करते थे कि मोदी जी, हम दिल्ली की जनता की सांसों के लिए भीख मांग रहे हैं, दिल्ली को सांसों की जरूरत है और न जाने क्या क्या। पता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही चल गया था कि ये सब केजरीवाल की नौटंकी है जो वे अपनी दुकानदारी जमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आई ये बताने की कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई तो केजरीवाल की सारी पोल ही खुल गई। केजरीवाल की सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। ये बात पहले उद्धव ठाकरे की सरकार बता चुकी है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी। फिर भी राहुल गांधी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा चाहिए और केजरीवाल को सियासत करने की जगह। और इसी वजह से दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को घेरने की फेर में अपनी ही सरकार की पोल खोल दी और झूठ पर से पर्दा उठा दिया। जैन ने कहा कि दिल्ली और देश के अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। दिलचस्प ये है कि आप सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। जैन ने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने आए, इसलिए केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार की बनाई समिति को भंग किया, जिसका काम ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा जमा करना और मुआवजा दिलाना था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के जले पर नमक न छिड़के जिनके घर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। साथ ही कहा कि दिल्ली और देश के अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौतें हुई हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने 28 अप्रैल को 4 सदस्यीय समिति बनाई थी जिसका काम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के बारे में पता लगाना था। समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से मौतों को खारिज करते हुए कहा था कि मरने वाले पहले से ही गंभीर स्थिति में थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई ऑडिट टीम की रिपोर्ट से ये बात भी सामने आ चुकी है कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी इस मामले पर राजनीति के लिए कुछ और ही राग अलापा, लेकिन आंकड़े कुछ और दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ को ऑक्सीजन सरप्लस राज्य करार देते हुए कहा कि कोविड-19 आपदा की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने आंकड़े पेश करना भी उचित नहीं समझा, बस ऐलान कर दिया कि मौत हुई ही नहीं है। सिंहदेव ने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली जैसे प्रदेशों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बारे में सुना, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की सियासत में टांग फंसाने की जरा सी कोशिश क्या की। शरद पवार ने कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाया जिससे वो कभी भूल नहीं पाएगी। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही कांग्रेस को पवार ने एक ही दांव में सबसे अलग थलग कर दिया। अब कांग्रेस के पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। असल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, लेकिन कांग्रेस का यह बहिष्कार बेकार साबित हुआ। जब एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियां उस बैठक में शामिल हो गईं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पहले पवार ने पीएम की बैठक में न जाने के संकेत दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रिया सुले को भेज दिया। पवार पॉलिटिक्स ने एक बार फिर कांग्रेस को मझधार में छोड़ दिया है। पीएम की संसद में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना बैठक का कांग्रेस ने बायकॉट किया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी को एनसीपी प्रमुख ने बातचीत में संकेत दिया था कि सिर्फ पवार पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने क्यों जाना चाहिए। इस बात को पवार का भी बॉयकॉट समझ राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने पीएम की बैठक में न जाने का फैसला कर लिया। बाद में न सिर्फ पवार की पार्टी बल्कि शिवसेना ने भी बैठक में हिस्सा लिया। जब तक कांग्रेस को गेम समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी थी। पार्टी के पुराने सहयोगी दल राजद ने ही उसका साथ दिया। संसद में संयुक्त रणनीति की बात करने वाली कांग्रेस के इस मामले में बहुत किरकिरी हुई। दरअसल सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के साथ समन्वय और संयुक्त रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही दी है। खड़गे का यह पहला टेस्ट था जिसमें वे फेल हो गए। यही नहीं, यह भी बताया जा रहा है खड़गे के कोरोना पर राज्यसभा में बहस शुरू कराने और पीएम की बैठक में न जाने जैसे विरोधाभासी फैसले से राहुल गांधी भी नाराज हैं। कांग्रेस संसद में जासूसी सहित अन्य विषयों पर प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी एक बार फिर विपक्ष को साथ लाने की कोशिश कर रही है। देखना यह होगा कि इस बार कांग्रेस की कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों को खसोट कर कंगाल बना देने का काम जो शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने किया, कुछ वैसा ही काम केरल में सीएम पी विजयन के नेताओं ने मिलजुल कर किया। केरल के त्रिशूर जिले के करुवन्नर सहकारी बैंक में बड़ा घोटाला इसी वजह से हुआ क्योंकि वहां भी नेताओं और सियासी कार्यकर्ताओं का खुला समर्थन मिला हुआ था। इस बैंक को वहां की लेफ्ट पार्टी संचालित करती है और उन सबके होते हुए बैंक का 300 करोड़ से ज्यादा का खजाना लुट गया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी मेंबर के नाम पर करोड़ों रुपए का कर्ज घोटालेबाजों को दिया गया, जबकि इसके बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं थी। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ये कर्ज सीपीएम नेताओं की मौन सहमति के आधार पर ही घोटालेबाजों को बांटे गए। सहकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार को सौंपी गई रिपोर्ट और ग्राहकों की शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने धोखाधड़ी का शुरुआती आकलन किया है। जानकारी यह भी सामने आई है कि मामले के मुख्य आरोपित माने जा रहे बैंक के पूर्व मैनेजर एमके बीजू ने ही 379 कर्जों को पारित करने की पहल की थी। इरिंजालकुंडा पुलिस के मामले में बैंक के दस्तावेजों को जब्त कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके अलावा बैंक की संचालन परिषद को भी भंग नहीं किया गया। फिलहाल केस की जांच को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में ले लिया है। बैंक फ्रॉड के मामले में इससे पहले इरिंजालकुंडा पुलिस ने 120 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पर बैंक के पूर्व सचिव और प्रबंधक सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अब पता चला है कि घोटाला पहले की शिकायत से 3 गुना अधिक है। इसके अलावा इस फ्रॉड को छिपाने के लिए राजनीतिक प्रभाव के भी इस्तेमाल किए गए हैं। घोटालेबाजों ने शुरू में 50,000 रुपए का कर्ज दिया और उसके बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के बाद 50 लाख रुपए का कर्ज लिया। खास बात यह है कि जिनके नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है वो भी सीपीएम के ही समर्थक हैं। घोटाला सामने आने के बाद अब वे कर्ज के जाल में फंस गए हैं। केस में व्हिसल ब्लोअर और बैंक के कर्मचारी रहे सुरेश कुमार के अनुसार यदि सभी अवैध लेन देन का हिसाब किया जाए तो कुल धोखाधड़ी 300 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इस घपलेबाजी की शुरुआत साल 2003 में ही हो गई थी। उन्होंने 2005 में सीपीएम के सीनियर लीडर्स को इसके बारे में बताया था, लेकिन नेताओं ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। इस बैंक में 5 साल में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सहकारी क्षेत्र के नियमों के अनुसार कुल निवेश का 70% ही बैंक ऋण के रूप में जारी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए बैंक ने 2018 से 2019 में 437.71 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए, जबकि कुल निवेश सिर्फ 401.78 करोड़ रुपए ही था। त्रिशूर स्थित सीपीएम के जिला सचिवालय के से कुछ नेता बैंकिंग कार्यप्रणाली को कंट्रोल कर रहे थे। सीपीएम के नेताओं को इसकी जानकारी थी, बावजूद इसके 100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। सीपीएम ने सहकारी रजिस्ट्रार के ऑफिस में महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही लोगों को रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजकुंद्रा पुलिस की जाल में क्या फंसा, पोर्नोग्राफी की काली दुनिया के तमाम राज ही खुलने लगे। ताजा मामला फरार अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर का है, जिसने ऐसा दावा कर दिया है जिससे मुंबई पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे हैं। ठाकुर ने कहा कि राजकुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्राइम ब्रांच को 25 लाख रुपए की घूस दी थी। उसने खुद से भी रिश्वत मांगे जाने का दावा किया है। सूत्रों का कहना है कि क्राइम ब्रांच 70 वीडियो की जांच कर रही है। ये वीडियो कथित तौर पर कुंद्रा के आदेश पर बनाए गए थे। इन्हें छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था और वे भी जांच के दायरे में हैं। इनमें से कुछ वीडियो 30 मिनट से भी अधिक के हैं। अदालत में पेशी के बाद कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। यश ठाकुर ने दावा किया है कि पुलिस पहले ही राजकुंद्रा को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारी को 25 लाख रुपए घूस दिए थे। ठाकुर ने दावा किया है कि इस मामले में उन्होंने मार्च में महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत भी की थी। उन्होंने इस बारे में एक ईमेल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्राइम ब्रांच अधिकारी ने राजकुंद्रा से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली है, साथ ही उनसे भी घूस की मांग की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस ईमेल को अप्रैल महीने में मुंबई पुलिस कमिश्नर को फॉरवर्ड किया था और मामले की जांच करने के लिए कहा था। यश ठाकुर एक यूएस बेस्ड फर्म का मालिक बताया जाता है। वह फलीज मूवीज का मालिक है, जिसके नाम से मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से वेब सीरीज और शो के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। यश ठाकुर पर आरोप है कि राजकुंद्रा की कंपनी जो पॉर्न फिल्में बनाती थी वो कथित तौर पर यश ठाकुर की कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती थी। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए यश ठाकुर के अकाउंट से 4 से 5 करोड़ रुपए सीज किए थे। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कुंद्रा से रिश्वत लेने के बारे में सवाल किया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे सवाल और जवाब सत्र
पसंद नहीं है। अभी आप पर है कि आप सवाल पूछना बंद करें या मैं आपको ब्लॉक कर दूं। अश्लील फिल्में बनाने के केस में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कुछ अन्य ठिकानों पर छापा मारा। इसमें राज कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज किया गया है। माना जा रहा है कि यहीं से वी ट्रांसफर के जरिए अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते थे। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। राज कुंद्रा ने मानो आने वाले खतरे को भांप लिया था। उन्हें शायद पता था कि आने वाले समय में वे भारतीय जांच एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं और इसी वजह से कुंद्रा ने अपना प्लान बी बनाया था। क्राइम ब्रांच को मिले व्हाट्सएप चैट इस प्लान का खुलासा करते हैं। पुलिस ने राज कुंद्रा का आईफोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। कुंद्रा के अलावा उनके बहनोई प्रदीप बख्शी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रदीप बख्शी भी इस केस में आरोपित हैं। बख्शी हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनरिंग के को-ओनर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।